आओ सभी लोग समझ लो, अगला टॉपिक है ऑर्गेनिक का क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस आसान भाषा में कहें तो केमिस्ट्री की मतलब कैलकुलेशंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम लोग कैलकुलेशंस पढ़ेंगे, अरे वही मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन वाले जो कॉन्सेप्ट्स थे वही काम आएंगे, वॉल्यूमेट्रिक वाले। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम लोग क्या करेंगे पहले समझिए। देखो एक और बेटा बारिश हो रही है बहुत बढ़िया, इधर देखो, इधर देखिए। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया, क्या ले लिया? उस, और अब ये बढ़िया सफेद कलर का ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, एमॉर्फस सॉलिड ऐसे पाउडरी फॉर्म में। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अब भाई बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। कौन कौन से? भाई कार्बन और हाइड्रोजन तो होएगा ही होएगा, उसके अलावा जो है नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन्स, मतलब नॉन मेटल्स के बारे में बात हो रही है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितना परसेंटेज कार्बन है, कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है, कितना नाइट्रोजन है, कितना सल्फर है, कितना फलाना है, वो हम लोग जो है अलग अलग मेथड से जब पढ़ेंगे तो उसको किस में लाया जाता है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर लाया जाता है। बात समझ में आ रही है? क्वांटिटी का एनालिसिस करना इस क्वांटिटेटिव एनालिसिस। नहीं समझ पाए? इसी की एक और चीज भी है क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये आप लोग केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल में पढ़ोगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब एक कंपाउंड दे देगा और टीचर आपसे कहेगा आइडेंटिफाई 2 केटाइन्स एंड 2 एनाइन्स फ्रॉम द सॉल्ट। किए होगे ना ये सब चीजें? नहीं किए हो? अभी तक लैब्स में नहीं गए हो? अच्छा, कोई बात नहीं, जाओगे लेकिन हम क्या कह रहे हैं, जब पढ़ा रहे हैं तो चुप नहीं रह रहे हो, कमेंट कर रहे हो बीच बीच में, इधर देखो समझो। क्वांटिटी का एनालिसिस इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब भैया इसमें सबसे पहला टॉपिक लिखिए आप लोग, एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है? एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, चलिए सब लोग समझ लीजिएगा। हाइड्रोकार्बन, इसको कहते हैं लीबिग्स मेथड। लीबिग्स मेथड, इस मेथड में क्या होगा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाएंगे, कंबस्ट करेंगे, तो कौन कौन सी गैसेस निकलेंगी? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया CXHY, उसको हम लोगों ने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्ट कर दिया, जला दिया। ऑब्वियस सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा। इस रिएक्शन में नंबर ऑफ ऑक्सीजन के मोल्स ये जो होते हैं X + Y/4, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है? X कार्बन डाइऑक्साइड है, सही है, तो XO2 हो गया, बैलेंस हो गया। इसी तरीके से अगर Y हाइड्रोजन है तो यहाँ Y/4 लिख के यहाँ क्या हो जाएगा? Y/2 हो जाएगा। Y/2 × 2 Y हाइड्रोजन और Y/2 × Y/4 × O2 के बराबर होता है, मतलब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अरे परेशान होने वाली बात नहीं, मीथेन में 2 O2 डालोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, समझ गए? तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लगाना है केवल, तो X जो है वो 1 है, Y जो है वो क्या है? 4 है। X और Y नहीं समझ पाए अपूर्व भैया, है ना? अब ये लीबिग्स मेथड कहता क्या है? लीबिग्स मेथड के अब हम कहो तो पूरा का पूरा आप लोग के लिए apparatus बना देते हैं, समझ आ जाएगा। देखिए सभी लोग इधर बेटा, अब कैसे होगा? लीबिग्स मेथड में ये अपैरेटस बना दिया है, इस अपैरेटस का आपके लिए ना के बराबर का रोल है, बस आपको समझना क्या है,
कि यहाँ पे इस प्लैटिनम की बोट में, प्लैटिनम के कंटेनर पे हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड रख दिया, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है और उसमें ऑक्सीजन भी थोड़ा बहुत हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इधर देखिएगा, हम लोगों ने इस फ्लेम से इस ऑक्सीजन, यहां से ऑक्सीजन दी गई, ऑक्सीजन, और यहां से इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, जला रहे हैं मान लीजिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोकार्बन के कॉम्बिनेशन से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर या वाटर वेपर, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको एब्जॉर्ब करेगा KOH सॉल्यूशन जो इस U-ट्यूब में रखा है। KOH सॉल्यूशन का क्या काम है? KOH क्या है? बेस, एल्कली है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक गैस होती है। तो KOH जो है एल्कलाइन होने की वजह से इस एसिडिक कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। बोलो बात समझ आ रही है? और एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, सूखा कैल्शियम क्लोराइड को पानी चाहिए, है ना, तो ये पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, ये जो रिलीज हुआ है। नहीं समझ पाए? इस वाले यूट्यूब का काम है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड वाले का काम है पानी एब्जॉर्ब करना, और ये पोटैश बल्ब के फॉर्म में होता है, इसको कहते हैं पोटैश बल्ब, पोटैश बल्ब में होता है। और पोटैश बल्ब का काम है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना। अब ये दोनों पहले से यहां प्रेजेंट होते हैं। अब सवाल समझिए, जितना वेट पहले कैल्शियम क्लोराइड का था वो कैल्शियम क्लोराइड का वेट था, ये रिएक्शन होने के बाद कैल्शियम क्लोराइड का जितना वेट बढ़ गया होगा वही वेट किसका रहेगा? वाटर का, जो उसने एब्जॉर्ब किया। तो इंक्रीज इन द वेट ऑफ U-ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड इज द वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब या रिलीज बाय द ऑर्गेनिक कंपाउंड। नहीं समझ पाए? और इंक्रीज इन द वेट ऑफ पोटैश बल्ब, जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, वो किसका वेट होगा? CO2 का, जो इसने रिलीज किया है। वो तो समझ आया कि नहीं आया? अब इनका और इनका जब वेट पता चल जाएगा एक्सपेरिमेंट में, तो इनसे, इनकी मदद से अब हम लोग परसेंटेज निकालेंगे कार्बन का और हाइड्रोजन का। परसेंटेज कार्बन निकालने का फॉर्मूला है कार्बन का एटॉमिक मास अपॉन कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक मास इनटू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। अब ये कहां से आया? ये यूनिटरी मेथड से आया है, जो हम लोगों ने मोलैरिटी मोल कंसेप्ट में पढ़ा था। अभी समझाते हैं। परसेंटेज हाइड्रोजन निकालने के लिए हाइड्रोजन का मास अपॉन पानी का मास इनटू मास ऑफ पानी अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू, और अगर मान लो इस हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है मान लीजिए, तो इन दोनों के मास को जोड़ के 100 से, इन दोनों के परसेंटेज को जोड़ के 100 से माइनस कर देंगे तो ऑक्सीजन कर दिया जाएगा। नहीं समझ में आया? मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया होगा, ये फिक्स वैल्यू से मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन द वेट ऑफ KOH और मास ऑफ H2O इंक्रीज इन द वेट ऑफ एनहाइड्रस CaCl2। देखो, अब ये जो फॉर्मूला है भैया लोगों, ये फॉर्मूला आया कहां से, है ना? इसको समझने के लिए, अरे एकदम बकवास, देखो जरा, जैसे भाई कार्बन डाइऑक्साइड से ही क्या बना होगा? कार्बन, है ना? तो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन, तो कार्बन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है? 12 और 32, अनुष्का देखिए बेटा 44, और कार्बन का कितना होता है? 12। सही है? इसका मास है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मास है मास ऑफ कार्बन। अब यूनिटरी मेथड लगा दो, 44 इक्वल टू 12, तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन, तो मास ऑफ कार्बन विल बी 12/44 इंटू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं समझ पाए? अब मास ऑफ कार्बन निकाल लोगे, मास ऑफ कार्बन को टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिवाइड करके 100 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो ये कोई अलग फॉर्मूला थोड़ी है, वही मोल कंसेप्ट पे बेस्ड है, यूनिटरी मेथड। नहीं समझ पाए? इसी तरह पानी वाला कर दिया।
अब देखो इस पे क्वेश्चन देखो कैसे होता है भैया। एक सवाल बता रहे हैं, बाकी 4 आप घर पे कीजिएगा। देखो हाँ भैया बेटा 0.2475 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या दिया हुआ है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, रख लोगे वैल्यू, इज बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ प्योर ऑक्सीजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाया गया। The gases are passed in the U tubes containing calcium chloride and potassium hydroxide in that, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड का इनिशियल रेट दिया है 25.1 और KOH का इनिशियल रेट दिया हुआ है 26.1 और जलने के बाद इन दोनों का फाइनल वेट दिया हुआ है। तो कैल्शियम क्लोराइड के इनिशियल वेट को कैल्शियम क्लोराइड के फाइनल वेट से क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो इंक्रीज इन वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड आ जाएगा जो कि वेट ऑफ किसके बराबर है, पानी। इसी तरीके से इंक्रीज इन वेट ऑफ क्या निकालोगे, KOH, जिससे क्या आएगा, मास ऑफ CO2। सबको रख के वैल्यू सॉल्व करके मास आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। नहीं समझ पाए, समझे पूर्व, नहीं समझे ना, कोई बात नहीं। अपूर्व भैया नहीं समझे, एक बार हम समझा दे रहे हैं अपूर्व भैया को। अपूर्व भैया वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया था 0.2475, समझे अपूर्व भैया। तो अब अपूर्व भैया वेट ऑफ इनिशियल वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड दिया था 25.1 और इनिशियल वेट ऑफ KOH दिया था 26.1, समझे पूर्व भैया। ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाने के बाद फाइनल वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड दिया है 25.6 और फाइनल वेट ऑफ KOH दिया हुआ है 26.6। तो इंक्रीज इन वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड कितना आएगा, 25.6 माइनस 25.1 0.5 ग्राम, समझे। इसी तरीके से इंक्रीज इन वेट ऑफ KOH कितना आएगा, 0.5 ग्राम। अब इंक्रीज इन वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड को ही क्या कहते हैं, मास ऑफ, और इंक्रीज इन वेट ऑफ KOH को क्या कहते हैं, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, समझ गए। अब परसेंटेज कार्बन वाले फॉर्मूले और परसेंटेज हाइड्रोजन वाले फॉर्मूले में रख दो। क्या होता है कार्बन का, 12/44 मास ऑफ कार्बन, 0.5 मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 0.2475 इंटू क्या कर लोगे, इसी प्रकार इसका निकाल लोगे। अगर इन दोनों की वैल्यू जोड़ने पे 100 नहीं आती है और 100 से कम आती है तो 100 से माइनस करना, तो परसेंटेज ऑक्सीजन भी आ जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया समझ में। और अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट ही इंक्रीज इन वेट दे दे तो वही वेट ऑफ पानी और वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। आ गया सबको समझ में, लिबिग्स मेथड, ध्यान समझ गए। आगे बढ़ते हैं, इसी बात लिखना है क्या, ये क्वेश्चन किताब में नहीं, मतलब ऐसे ही हमने दे दिया। तो हम लोगों ने पढ़ लिया, बड़ा देखिएगा क्या क्या पढ़ लिया, कार्बन हाइड्रोजन का एस्टिमेशन। अब देखो एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज है ये कैसे पता चलेगा। अब एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, इसमें दो मेथड है। पहला मेथड लिखिए दुमास मेथड। कौन सा मेथड, दुमास। यहाँ लेकिन लिखा है दुमास मेथड इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रेजेंट सिलेबस। ये क्या बात है, लाओ किताब में। चलिए हाँ भैया, दुमा मेथड है सिलेबस में। चलिए देखिए नाइट्रोजन का डिटेक्शन, जो कि बहुत आसान काम है, नजरे बोर्ड पर रखोगे तो एक क्वेश्चन से समझा देंगे, ठीक है।
आइए हम सीधा क्वेश्चन बता रहे हैं, इस पे बेस कैसे करना है आप लोगों को, क्योंकि उसका अपैरेटस सिस्टम सिलेबस में है नहीं। देखिए बेटा, 0.22 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया हुआ है 0.22 ग्राम, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड on combustion in an atmosphere of CO2 gave 34 centimeter cube of nitrogen। इसको जलाने पे कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में 34 सेंटीमीटर क्यूब नाइट्रोजन रिलीज हुई एट 17 डिग्री सेल्सियस एंड 733.4 mm प्रेशर। सवाल समझ लीजिएगा, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाने पे इसका वजन इतना दिया है, इतना वॉल्यूम क्या निकला नाइट्रोजन का रिलीज हुआ। इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे एक्वस टेंशन दिया हुआ है 13.4 mm। मतलब समझा रहे हैं इसका हम, कैलकुलेट परसेंटेज नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना होगा, नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है। नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालने के लिए पहले नाइट्रोजन का वेट निकालना पड़ेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और नाइट्रोजन का वेट निकालने के लिए हम लोगों को पहले इस वॉल्यूम को एसटीपी पे चेंज करना पड़ेगा। समझिएगा, जैसे मान लो बेटा, समझो ये कंटेनर है, ये कमरा क्या है, पूरा कंटेनर है। इस कंटेनर में ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाने पे कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस रिलीज हुई। नाइट्रोजन गैस 17 डिग्री सेल्सियस पे जो प्रेशर लगा रही है वो कितना लगा रही है 733.4 mm, सही है, और उसका वॉल्यूम 34 है। अब क्वेश्चन में दिया है एक्वस टेंशन, एक्वस मतलब पानी, पानी का तलाव, पानी के द्वारा लग रहा फोर्स, प्रेशर। ऊपर जो है, हम समझेंगे बेटा, ऊपर है नाइट्रोजन गैस, कौन सी गैस है, और यहाँ क्या है पानी। नाइट्रोजन गैस लगा रही है 733.4 mm का प्रेशर, और पानी जो है उस पे लगा रहा है 13.4 mm का प्रेशर। तो नेट प्रेशर आएगा 733.4 माइनस 13.4, दैट इज 720 mm। नाइट्रोजन पानी पे, पानी नाइट्रोजन पे, टोटल नेट प्रेशर कितना लगेगा 720 mm। वो नहीं समझ में आया समझ में? अब ये जो वॉल्यूम रिलीज हुआ है नाइट्रोजन का, इधर देखिएगा ध्यान, ये जो वॉल्यूम रिलीज हुआ है नाइट्रोजन का, ये 17 डिग्री सेल्सियस प्रेशर पे और 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे और 720 mm प्रेशर पे हुआ है। तो पहले इस वॉल्यूम को हमें एसटीपी पे चेंज करना पड़ेगा। तो नाउ वॉल्यूम को एसटीपी पे कैसे चेंज करते हैं, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। प्रेशर कितना है 720, वॉल्यूम कितना है 34, टेम्परेचर कितना है 17 डिग्री सेल्सियस 290 केल्विन, 273 जोड़ दो। प्रेशर एट एसटीपी कितना होता है 760, एसटीपी पे प्रेशर क्या होता है 760। वॉल्यूम एसटीपी पे निकालना है हम लोगों को, और एसटीपी पे टेम्परेचर कितना होता है 273। बोलो ये है कि नहीं है समझ? तो ये जो वॉल्यूम 34 सेंटीमीटर क्यूब का है, ये हमें किसमें चेंज करना है एसटीपी पे चेंज करना था। तो प्रेशर को एसटीपी पे स्टैंडर्ड प्रेशर, टेम्परेचर को स्टैंडर्ड टेम्परेचर, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के यहां से V2 की वैल्यू आएगी, और ये V2 की वैल्यू सॉल्व करने पे आ रही है 30.32, 30.32 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो कर दोगे ना, मतलब ये वॉल्यूम आ गया। अब ये वॉल्यूम किस टेम्परेचर और किस प्रेशर पे है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन और स्टैंडर्ड प्रेशर 760 mm, मतलब 1 atm। नहीं समझ में आ रहा है? अब हम लोग को ये वॉल्यूम किसका वॉल्यूम है, नाइट्रोजन है, सुन रहे हो? अब यहां से हम पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम दिया हो तो, वॉल्यूम दिया हो तो 22,400 से क्या कर दो डिवाइड।
वॉल्यूम दिया हो, अगर लीटर में दिया है तो 22.4 से डिवाइड करते थे, सेंटीमीटर क्यूब में दिया है तो किससे डिवाइड करते थे, याद है। वेट दिया हो तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए थे तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते थे, याद है कि नहीं याद है। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं, अब हम निकालेंगे वेट ऑफ नाइट्रोजन। तो वेट निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मॉलिक्यूलर मास से। याद आ रहा है कि नहीं, और पीछे पढ़ा था सब हमने। तो वेट ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स 30.32 बाई 2240 को किससे मल्टीप्लाई कराओगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन से, जो कि कितना होता है 28 होता है, 14 × 2। तो इससे आ जाएगा वेट ऑफ नाइट्रोजन। और वेट ऑफ नाइट्रोजन सॉल्व करने पे आ रहा है 0.038 ग्राम। हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में, परसेंटेज नाइट्रोजन। परसेंटेज नाइट्रोजन निकालने के लिए नाइट्रोजन के वेट को टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड के वेट से डिवाइड करा के 100 से क्या कर दोगे, बोलो समझ आया कि नहीं। पहले क्या किया, प्रेशर को एक्वस प्रेशर से माइनस करके नेट प्रेशर निकाला, फिर इस वॉल्यूम को P1 V1 by T1 = P2 V2 by T2 में विश्वास फॉर्मूला लगा के वॉल्यूम निकाला, जो कि STP पे है। अब इस वॉल्यूम को 22,400 से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकाले, फिर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के लिए वेट ऑफ नाइट्रोजन चाहिए। तो वेट ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर, नंबर ऑफ मोल्स ये रहा, मॉलिक्यूलर मास 28 रहा, वेट को टोटल वेट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। बने भैया, नहीं, हेल्दाल्स मेथड। इसको आप जेलदाल्स बोलो, हेल्दाल्स बोलो, के साइलेंट है, तुलसीदास चलो चलिए को हेल्दाल्स मेथड, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा वही फर्स्ट चैप्टर पे बेस्ड है, वही कंसेप्ट है। आओ, इसका काम भी वही है, नाइट्रोजन का डिटेक्शन। दुमा का भी वही काम है, एल्डाल्स का भी यही काम है, दोनों का काम कौन सा है, नाइट्रोजन का डिटेक्शन है। कैसे करेंगे बस यही समझना है। फर्स्ट चैप्टर अगर याद होगा तभी हो पाएगा, नहीं तो याद करना पड़ेगा। सवाल समझिएगा, 0.303 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है 0.303 ग्राम, ठीक है। Was analyzed for nitrogen by Herdal's method. The ammonia evolved was absorbed in 50, देखो हेल्दाल्स मेथड में ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाने पे अमोनिया गैस, कौन सी गैस निकली होगा भैया, अमोनिया। द अमोनिया evolved was absorbed, अमोनिया एक बेसिक गैस है, अल्कलाइन होती है ना, उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, एसिड। तो the ammonia evolved was absorbed in 50 ml of 0.1 normality H2SO4. Ammonia evolved was absorbed by 50 ml of 0.1 normality H2SO4। इतनी नॉर्मेलिटी के H2SO4 ने, इसका वॉल्यूम 50 है, अमोनिया को क्या किया, एब्सॉर्ब। सही है। अब इसके आगे सुनो, द एक्सेस एसिड, लेकिन पूरा का पूरा एसिड जो है अमोनिया को डिसॉल्व करने में, एब्सॉर्ब करने काम नहीं आया, कुछ एसिड क्या हो गया, बच गया। बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता है, दो सवाल बनेंगे। इस यही सवाल खत्म कर देगा, कहेगा नाइट्रोजन का परसेंटेज बताओ, या फिर कहेगा बचे हुए एसिड को बेस ने न्यूट्रल बनाया। सही है। इसके आगे कह रहा है द एक्सेस एसिड वाज रिक्वायर्ड, द एक्सेस एसिड रिक्वायर्ड 25 ml, एक्सेस एसिड रिक्वायर्ड
25 ml ऑफ 0.1 नॉर्मेलिटी NaOH। तो बताइए परसेंटेज नाइट्रोजन क्या होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में। सवाल को फिर से समझ लीजिए एक बार। इस तरीके के कम से कम 6-7 सवाल हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में लगाए थे, याद है? नहीं याद होगा। अब सोचो मैं आपसे कहा था कि आप अगले साल तक भूल जाओगे, फिर 3 महीने बाद आप भूल गए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मुश्किल नहीं है, दिमाग से उड़ गया आपके। आइए देखिए मैं समझा रहा हूँ सब लोग। सवाल फिर से, ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाने पे कौन सी गैस निकली? अमोनिया। अमोनिया कौन सी गैस है, एसिडिक की बेसिक? बेसिक गैस जो है उसको एब्जॉर्ब किया H2SO4 की 0.1 नॉर्मेलिटी ने, लेकिन पूरा का पूरा 50 इस्तेमाल नहीं हुआ एसिड का। बचे हुए एसिड को 25 ml के NaOH ने न्यूट्रल बनाया। तो पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं कि NaOH ने कितने एसिड को न्यूट्रल बनाया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 न्यूट्रलाइज्ड बाय NaOH। तो इसके लिए मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन फॉर्मूला बताया होगा, N1V1 इज इक्वल टू, कुछ ऐसा याद आ रहा है? शुरू में पढ़ा था। नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 इज 0.1, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 पता नहीं कितना न्यूट्रल हुआ, 50 तो यूज हुआ है, न्यूट्रल कितना हुआ है NaOH द्वारा पता नहीं। नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH कितनी है और उसका वॉल्यूम कितना है? तो 25 ml ही न्यूट्रलाइज किया NaOH ने। 50 ml में से 25 ml किसने न्यूट्रलाइज किया? तो H2SO4 कितना यूज हुआ होगा अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए? तो वॉल्यूम ऑफ H2SO4 यूज्ड टू न्यूट्रलाइज अमोनिया इज 50 माइनस 25 दैट इज 25 ml। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? पक्का समझ में आ गई? अब हम लोग फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे। नाउ अगेन let volume of ammonia used is neutralized is V। वॉल्यूम ऑफ अमोनिया जो H2SO4 ने न्यूट्रल बनाया होगा वो क्या है? अब लगा दो फिर से, N1V1 इज इक्वल टू, ये नॉर्मेलिटी किसका है? अमोनिया जो न्यूट्रल बनाया है H2SO4 ने, उसका वॉल्यूम क्या ले लिया हम लोगों ने? V। नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 कितना है? उसका वॉल्यूम कितना यूज हुआ? तो N1V इक्वल टू 2.5। बोलो ये बात समझ आई? अब नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, याद है किसी को? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम इनटू V इक्वल टू, बोलो 2.5। बोलो यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? पक्का? अब इसके बाद देखिए, वेट ऑफ नाइट्रोजन तो पता ही करना है, तो वेट ऑफ अमोनिया तो पता ही करना है हम लोग को, ताकि टोटल वेट से डिवाइड करके 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। इक्विवेलेंट मास 14 नाइट्रोजन का, कितना ले लिया? ये नाइट्रोजन का वेट पता कर रहे हैं, तो इक्विवेलेंट वेट भी किसका लेंगे? नाइट्रोजन इनटू वॉल्यूम ऑफ इन लीटर। वॉल्यूम इन लीटर कैसे निकलता है? वॉल्यूम इन ml को किससे डिवाइड किया गया होगा? 1000 से। भाई ये वाला जो वॉल्यूम होगा जो N1V1 इक्वल टू N2V2 में है, तो V2 अगर 25 ml है तो ये भी तो ml में ही हुआ, तो इस ml वाले को 1000 से डिवाइड किया गया होगा तभी तो वॉल्यूम इन लीटर बना होगा। तो ये V से V कट गया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वेट आ गया 2.5 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 1000, ये वेट आ गया। इस वेट को टोटल वेट से डिवाइड करके 100 से क्या कर दोगे? तो परसेंटेज नाइट्रोजन के लिए वेट अपॉन 0.303 इंटू क्या कर दिया? ठीक है, अगला मेथड लिखिए सब लोग। देखो बेटा, केरियस मेथड, CARIUS, केरियस, ये आसान है।
देखो फॉर नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के लिए काम आएगा केरियस मेथड। तो आप सीधा क्वेश्चन को देखो, एक्सपेरिमेंट को नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा, बेटा 0.246 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 0.246 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड when treated with nitric acid and silver nitrate, ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाइट्रिक एसिड प्लस सिल्वर नाइट्रेट से जब ट्रीट किया गया, सही है, gave 0.2584 ग्राम सिल्वर ब्रोमाइड, 0.2584 ग्राम ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड मिला। ठीक है, तो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ, सवाल समझ लीजिएगा एक बार, रिएक्शन से परेशान ना होना, काम बहुत आसान है, नजरें बस बोर्ड पे रखो। देखो बेटा इधर इधर, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट से जलाया गया, रिएक्शन कराया गया, तो इतना ग्राम क्या बना, सिल्वर ब्रोमाइड। अब भैया ना इसमें ब्रोमीन है ना इसमें ब्रोमीन है, तो उसमें ब्रोमीन आया कहां से, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रोमीन था, है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना परसेंटेज ब्रोमीन था वो निकालने के लिए हम लोग ब्रोमीन का केवल वेट निकाल लेते हैं, मास। ब्रोमीन के मास को टोटल मास से डिवाइड करके 100 से क्या करना है, सीधा सुनिए बेटा। तो हमें हमारा मकसद क्या है, क्या निकालना है, ब्रोमीन का मास निकालना है। और ब्रोमीन का मास निकालने के लिए हमारे पास सबसे साधारण तरीका क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड में ब्रोमीन है ना, सिल्वर ब्रोमाइड में क्या है, सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108, पहले देखो फिर छापो। ब्रोमीन का होता है 88, ये कितना हो गया 196, क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको। और ब्रोमीन का कितना हो गया 88, तो ये बात समझ आई। तो 196 ग्राम ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड फॉर्म्स 88 ग्राम ऑफ ब्रोमीन। तो 0.2584 ग्राम ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड फॉर्म्स x ग्राम ऑफ ब्रोमीन। इसका वजन दिया था सिल्वर ब्रोमाइड का, तो उससे ब्रोमीन का वजन तो आ ही जाएगा ना। 196 ग्राम सिल्वर ब्रोमाइड में 88 ग्राम ब्रोमीन है, तो उतने ग्राम सिल्वर ब्रोमाइड में कितने ब्रोमीन होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 88 इंटू 0.2584 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करके जो x आएगा वो किसका वेट होगा, ब्रोमीन का वेट होगा। अब परसेंटेज ब्रोमीन निकालने के लिए ब्रोमीन के वेट को टोटल वेट से डिवाइड करके 100 से केवल मल्टीप्लाई करना। वो तो आया समझ में। अब एक जरूरी बात, यहां तो AgBr था, कैल्शियम फ्लोराइड हो सकता है, क्या हो सकता है, कैल्शियम फ्लोराइड से फ्लोराइड यानी कि फ्लोरीन, है कि नहीं है। और कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अलग अलग हैलोजन या नॉन मेटल्स हो सकते हैं। सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड से यहाँ क्या आएगा, सल्फर, तो सल्फर का परसेंटेज पूछेगा। इसी प्रकार कहने का मतलब ये है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसका सेम वे में निकल सकता है, सिमिलर वे में। सही कर लो, ये इसको 80 कर लो, 188, अरे मतलब पूरा चेंज करना पड़ेगा यार। ठीक है,